गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम ज्योग्राफी क्लास 9 के सेकंड चैप्टर फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया पे बात करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। जैसा कि हम सब देखते हैं, भारत विविधताओं से भरा देश है। सिर्फ त्योहारों के मामले में नहीं, सिर्फ भाषाओं के मामले में नहीं, सिर्फ पहनावे के मामले में, खान पान के मामले में नहीं, बल्कि बनावट के मामले में भी। उत्तर में विशाल हिमालय है, तो उससे थोड़ा सा दक्षिण आते ही मैदान शुरू हो जाता है और बिल्कुल फ्लैट लैंड दूर तक फैला हुआ है। कहीं पठार है तो कहीं छोटी पहाड़ियाँ हैं, कहीं बीचेस हैं तो कहीं डेजर्ट हैं और आइलैंड्स हैं। ये तमाम तरीके की जो भौतिक विविधताएं हैं भारत की बनावट में, उन सब का एक इतिहास है। वो अलग अलग टाइम पे बने, अलग अलग समय पे बने और उनके बनने में बहुत सारी प्रोसेसेस शामिल रही हैं, जिसमें इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस का बड़ा हाथ है। अब यहाँ इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस के लिए जो टर्म इस्तेमाल होता है वो इंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस का इस्तेमाल होता है। पहले बात कर लेते हैं कि इंटरनल फोर्सेस और एक्सटर्नल फोर्सेस या इंडोजेनिक फोर्सेस और एक्सोजेनिक फोर्सेस क्या होती हैं। जब हम कहते हैं इंटरनल फोर्स ऑफ द अर्थ या इंडोजेनिक फोर्सेस, तो इसका मतलब होता है कि वो फोर्सेस जो धरती के भीतर काम करती हैं। अब धरती के भीतर कोई फोर्स कैसे काम करती है, ये सोचने वाली बात है। तो हम जानते हैं कि जो अर्थ है वो कोसेंट्रिक लेयर से मिलकर बनी है। आप इसे पहले भी पढ़ चुके हैं। और इन कोसेंट्रिक लेयर्स को अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें अलग अलग तरीके के आपको लेयर्स मिलेंगे। जैसे सबसे ऊपर क्रस्ट है, उसके अंदर मेंटल है और उसके नीचे कोर है। तो इनको समझने के लिए हमें इनकी उत्पत्ति कैसे हुई फिजिकल फीचर्स की, और जो फॉर्मेशन है अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर का, उस पे हमें जाना होगा। और इससे हम समझ पाएंगे कि कैसे अलग अलग तरीके की पहाड़ियाँ, अलग अलग तरीके के मैदान, जो डेजर्ट हैं, जो आइलैंड्स हैं, ये सब कैसे बने। यहाँ आप देख पा रहे होंगे अर्थ की एक इमेज देख पा रहे हैं, और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि सबसे ऊपर का जो लेयर है उसे क्रस्ट कह रहे हैं। उसके बाद ब्राउनिश दिख रहा है मेंटल, और नीचे कोर आपको दिख रहा होगा। अगर आप अपनी पिछली कक्षाओं को याद करें तो आपको पता होगा, खास करके 6-7 की कक्षाओं को अगर आप याद करें तो आपको वहाँ पे आपने ज़रूर पढ़ा होगा कि जो क्रस्ट है वो सॉलिड मटेरियल से मिलके बना है और नियर अबाउट 35 किलोमीटर इसकी विड्थ है, यानी कि इसकी मोटाई 35 किलोमीटर तक है। इसके नीचे शुरू हो जाता है मेंटल 2900 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई बनती है। और मेंटल जो है वो सेमी लिक्विड फॉर्मेशन में है, यानी कि ये बिल्कुल ठोस नहीं है बल्कि पिघली हुई अवस्था में है। तो इसे ध्यान में रखना। और उसके अंदर जो कोर है वो भी पिघली हुई अवस्था में है। ये हम कैसे पता लगाते हैं? वॉल्केनिक इरप्शन को देख के हम जान सकते हैं। जब लावा बाहर आता है तो हम देखते हैं वो पिघली हुई अवस्था में आता है, और जाहिर सी बात है कि वो धरती के भीतर जो क्रस्ट वाली लेयर है उसके नीचे से आ रहा होता है। तो हम इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो मेंटल और जो कोर है वो पिघली हुई अवस्था में है या सेमी लिक्विड अवस्था में है। जैसे जैसे धरती के भीतर हम जाते हैं तापमान बढ़ता जाता है। तापमान बढ़ने की वजह से, टेम्परेचर के इंक्रीज होने की वजह से एक तरीके की वेव्स क्रिएट होती हैं। इसके अलावा डेंसिटी बदलती है। जैसे ही हम ऊपर से नीचे की तरफ अर्थ में पेनिट्रेट करते हैं, डेंसिटी बढ़ती रहती है या चेंज होती रहती है। इसी तरीके से अगर रॉक्स की फॉर्मेशन देखें तो बदलती रहती है, मटेरियल्स बदलते रहते हैं। अर्थ के कोर की तरफ अगर हम जाते हैं, नीचे यूरेनियम जैसे कुछ सब्सटेंसेस मिलते हैं, और ऐसे पदार्थ रेडियो एक्टिव एक्टिविटी करते हैं और हीट जनरेट करते हैं। ये सारी चीज़ें मिलके अर्थ के भीतर एक तरीके की वेव्स को क्रिएट करती हैं, और वो वेव्स जो मैग्मा है उसमें एक तरीके का रोटेशन क्रिएट करता है। आप जानते हैं कि जब भी कोई चीज़ गर्म होती है तो वो ऊपर की तरफ उठती है और उसके बाद ठंडी होकर फिर से नीचे की तरफ आती है। ये सारी फोर्सेस अर्थ के क्रस्ट पे जो सॉलिड है वहाँ पे एक तरीके का फोर्स जनरेट करती हैं और क्रस्ट को या तो तोड़ देती हैं और या उसे मूव करने पे मजबूर कर देती हैं। ऐसे में आप यहाँ फिर से देख पा रहे होंगे इन अलग अलग लेयर्स, इनर कोर, आउटर कोर, और इसके अलावा मेंटल, और ऊपर से क्रस्ट की लेयर देख पा रहे होंगे। ये सारे जो फोर्सेस अंदर से
बाहर की तरफ क्रस्ट पे लग रही होती हैं, ये फोर्सेस क्रस्ट को अलग अलग हिस्सों में तोड़ देती हैं। आगे देखते हैं ये कैसे होता है। यहाँ आप देख रहे होंगे कि अ टेम्परेचर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज गिवन आउट ड्यू टू द डिफरेंसेस इन टेम्परेचर, डेंसिटी, स्टेट ऑफ द मटेरियल्स। जो बात हम पहले कर रहे थे, इनकी वजह से एक तरीके की एनर्जी जनरेट होती है। ये एनर्जी मूव करती है फ्रॉम फॉर्म ऑफ वेव्स में ये तरंगों के रूप में ऊपर की तरफ जाती है और ये क्रस्ट पे फोर्स लगाती है। यहाँ आप जो देख पा रहे हैं अलग अलग तरीके के जो ये सर्कल्स बने हैं, एनर्जी नीचे से ऊपर की तरफ जाती है और मैग्मा को अपने साथ रोटेट कराती है। इसकी वजह से क्रस्ट पे ऊपर जो ये आपको ब्लू लेयर दिख रही है, इस पर फोर्स लगता है अंदर से और वो या तो टूट जाती है या अपनी जगह पे ही वो ऊपर उठ जाती है। तो इस तरीके से जब हम देखते हैं इंटरनल फोर्सेस को, तो ये फोर्सेस बहुत सारे तरीके के अलग अलग प्लेट्स को जनरेट करती हैं, जिनको हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। उनकी उत्पत्ति इनके कारण होती है। इसके अलावा जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं या जिनको हमने एक्सोजेनिक फोर्सेस कहा, एक्सोजेनिक फोर्स वो फोर्सेस हैं जो बाहर से लगती हैं, जैसे विंड, जैसे ग्लेशियर या वाटर। ये सारी फोर्सेस मिलके वेदरिंग, इरोजन जैसी प्रक्रियाएं इसके कारण होती हैं। और वेदरिंग अपनी जगह पे चट्टानों का टूटना, इरोजन चट्टानों का टूट के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाके डिपॉजिट होना, ये सारी चीज़ें जो अंदर की फोर्सेस अर्थ में अनइवन स्ट्रक्चर क्रिएट करती हैं, उसे फ्लैट करने का प्रयास करती हैं। और इंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस में एक तरीके का बैलेंस होता है और ये कॉन्टिन्यूसली लगातार चलता रहता है। अंदर की फोर्सेस अर्थ में अनइवन फॉर्मेशन जनरेट करती रहती हैं और जो एक्सोजेनिक फोर्सेस है वो उसको बराबर करने की कोशिश करती रहती हैं, लगातार चलता रहता है। अब इससे बनती हैं लिथोस्फेरिक प्लेट्स। जब राइजिंग एनर्जी करंट टीयर द क्रस्ट अपार्ट, क्रस्ट को वो तोड़ती है, डिवाइडिंग इनटू लार्ज फ्रेगमेंट्स, बड़े बड़े हिस्सों में तोड़ देती है और इन्हीं बड़े बड़े हिस्सों को क्रस्ट के कहते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स या लिथोस्फेरिक प्लेट्स। ये 7 मेजर लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं और इसके अलावा कई छोटी लिथोस्फेरिक प्लेट्स या टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में हम जानते हैं। टेक्टोनिक प्लेट जो थियरी है, ये अर्थ के फॉर्मेशन को, अर्थ के जो अभी करंट उसका फॉर्मेशन है, जिस तरीके का हमारा स्वरूप है धरती का, उसे डिफाइन करने के लिए सबसे सुटेबल थियरी आज तक की है, इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। और इसने बहुत कुछ व्याख्या की है जो वर्तमान स्वरूप है धरती का, उसको समझाने के लिए इसकी व्याख्या सबसे ज़्यादा मान्य है अभी तक, इसलिए हम इस पर ध्यान देते हैं। आप यहाँ देख पा रहे होंगे अफ्रीकन प्लेट, अरेबियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट को देख रहे हैं, इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। इसके अलावा आप फिलीपीन प्लेट को देख रहे हैं। इसके अलावा आप साउथ अमेरिकन प्लेट को, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट को, पैसिफिक प्लेट को, ये अंटार्कटिका प्लेट को, ये अलग अलग तरीके की प्लेट्स हैं जो कुछ मेजर प्लेट्स हैं। तो ये प्लेट्स मिलके पूरी धरती के क्रस्ट को अलग अलग हिस्सों में बांट देती हैं। इन प्लेट्स में मूवमेंट होता है जो अंदर की फोर्सेस, इंडोजेनिक फोर्सेस के कारण होता है। इन मूवमेंट्स के कारण स्ट्रेचेज पड़ते हैं, फॉल्टिंग होती है, फोल्डिंग होती है, वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है। आइए समझते हैं ये सब कैसे हो रहा होता है। और सॉरी, आप ध्यान दीजिएगा कि 7 बड़ी प्लेट नहीं बल्कि 20 बड़ी प्लेटें हैं, 20 बड़ी प्लेटें हैं और कुछ छोटी प्लेटें हैं। सॉरी, मैंने यहाँ 7 प्लेट्स कहा था, बल्कि ये 20 लार्ज प्लेट्स हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स, और कुछ और छोटी प्लेट्स हैं। अब यहाँ अगर हम देखें, यहाँ 3 तरीके की प्लेट बाउंड्री बनती है प्लेट मूवमेंट्स के कारण। पहली जो प्लेट बाउंड्री बनती है उसे हम कहते हैं डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। डाइवर्जेंट का मतलब एक दूसरे से दूर जाना। ऐसा तब होता है जब 2 प्लेट्स के बीच में क्रैक होता है और वो एक दूसरे से अपोजिट साइड में जा रही होती हैं। ऐसे में जाहिर सी बात है, जब प्लेट्स एक दूसरे से दूर जा रही हैं तो अंदर एस्थेनोस्फेयर जो मेंटल का भाग है और जहाँ पिघला हुआ मैग्मा है, वो मैग्मा बाहर निकलेगा दोनों प्लेट्स के बीच में जो जगह बन रही है, और इसके वजह से वहाँ पे वॉल्केनो बाहर आएंगे। जाहिर सी बात है, क्योंकि एस्थेनोस्फेयर का मैग्मा ही बाहर आता है, लावा बनता है, ये वॉल्केनिक इरप्शन इस बीच में होगा और यहाँ फॉल्ट भी बन सकता है। इसके अलावा जब 2 प्लेट एक दूसरे के आमने सामने जा रही हैं तो इसे कहते हैं कन्वर्जेंट बाउंड्री। कन्वर्जेंट मार्जिन में
जो भारी प्लेट है वो हल्की प्लेट के नीचे सबडक्ट हो जाती है, नीचे चली जाती है, और ऐसे में एक दूसरे पे वो दोनों प्लेट्स जोड़ लगाती हैं आमने सामने से, और फिर फोल्डेड माउंटेन्स बनते हैं, जैसे हिमालयाज की उत्पत्ति हमारे यहाँ इसी तरीके की कन्वर्जेंट मार्जिन से हुई है प्लेट्स के। इसके अलावा ये कभी कभी वैली भी बन सकता है, जो यहाँ दिख रहा है, जिस तरीके से सबडक्शन दिख रहा है यहाँ भी आप देख पा रहे होंगे। एक प्लेट नीचे चली गई है, दूसरी प्लेट भी बैंड हो गई है अंदर की तरफ, और आप एक बड़ी ट्रेंच देख पा रहे होंगे। ठीक ऐसे ही तीसरी जो प्लेट मूवमेंट है उसे हम कहते हैं ट्रांसफॉर्म प्लेट मार्जिन। इसमें प्लेट एक दूसरे के पैरेलल चल रही होती हैं और इसके वजह से फॉल्टिंग होती है, फॉल्ट बनते हैं। तो ये कुछ मेजर प्लेट्स जो बाउंड्रीज हैं वो बनती हैं, मेजर प्लेट्स मूवमेंट है, इसके कारण अलग अलग तरीके के फीचर्स बनते हैं। द मूवमेंट ऑफ दीज लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैव चेंज द पोजीशन एंड साइज ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। इनसे कॉन्टिनेंट्स के साइज और पोजीशन भी चेंज होते हैं। मान लीजिए एक प्लेट किसी जगह पे है, मैं मान लेता हूँ इस प्लेट पे इंडिया था, कभी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया इस प्लेट पे मान लेते हैं कि था। अब ये प्लेट अगर इधर की तरफ से इधर को मूव हो रही है तो ये पोजीशन कभी जो यहाँ थी वो यहाँ हो सकती है आगे आने वाले टाइम पे, और ऐसे ही इसकी साइज में भी चेंज आ सकता है। इसके अलावा दीज मूवमेंट्स हैव आल्सो इन्फ्लुएंस द इवोल्यूशन ऑफ द प्रेजेंट लैंडफॉर्म फीचर्स ऑफ इंडिया। इसके अलावा ये प्लेट मूवमेंट्स जो प्रेजेंट लैंडफॉर्म का एक फीचर्स है, लैंडफॉर्म फीचर्स हैं, उनको भी क्रिएट करती हैं, उनको भी चेंज करती रहती हैं। वो इंडिया हो या दुनिया के किसी भी भाग में हो सकता है। आप ये देख पा रहे होंगे अपना ग्लोब, ये उस समय का मैप है जब हम इसे पैंजिया महाद्वीप कहते थे, जब सारे महाद्वीप एक साथ जुड़े हुए थे, सारे कॉन्टिनेंट एक साथ जुड़े हुए थे। उसके आगे सबसे पहले पर्मियन युग में 225 मिलियन साल पहले 225 मिलियन ईयर एगो जो पैंजिया कॉन्टिनेंट था, जिसे हम सुपर कॉन्टिनेंट कहते थे, और उसके चारों तरफ ये जो ओशियन दिख रहा है आपको ब्लूइश, इसे पैंथलासा कहते थे। इसमें इंटरनल फोर्सेस के कारण पैंजिया में पहली बार क्रैक्स पड़े, और फिर 200 मिलियन ईयर्स एगो का समय आते आते ट्रियासिक युग में, ट्रियासिक एरा में, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि इसमें कुछ चेंजेस आ गए हैं। ये बेसिकली लॉरेंसिया और गोंडवाना लैंड आप दो बड़े महाद्वीप देख पा रहे होंगे। और आगे जुरासिक एरा में जब हम आ जाते हैं 135 मिलियन ईयर एगो आ जाते हैं, तो इसका रूप और चेंज हो जा रहा है। और आते ही क्रिटेशियस युग में जब हम आते हैं 65 मिलियन ईयर्स एगो जब आ जाते हैं, तो इसका रूप कुछ इस प्रकार का हो जाता है। और अब आप देख पा रहे होंगे कि साउथ में और नॉर्थ में बिल्कुल अलग अलग तरीके का फॉर्मेशन आप देख रहे होंगे। करंट जो अर्थ की हमारी पोजीशन है अभी, वो ये है आज के समय में, यानी कि प्रेजेंट डे में। अभी जो अंटार्कटिका है वो बिल्कुल सदर्न पोल के पास है, जो गोंडवाना लैंड का पार्ट था, इसके साथ अफ्रीका गोंडवाना लैंड का पार्ट था, और इसके साथ ऑस्ट्रेलिया और इंडिया भी गोंडवाना लैंड का पार्ट था। ये तीनों जो बड़े हिस्से थे ये गोंडवाना लैंड से अलग होके धीरे धीरे नॉर्थ की तरफ सरके, और आज वो यहाँ पे आ गए हैं। आज उनकी पोजीशन लगभग जो गोंडवाना लैंड था उससे काफ़ी अलग चली गई है, और जो पैंथलासा था वो अब अलग अलग सागरों में, अलग अलग महासागरों में विभाजित हो गया है। जैसे यहाँ पे अंटार्कटिका है, अटलांटिक महासागर है, ये दोनों साइड में जो आप देख रहे हैं ये प्रशांत महासागर है। इंडिया के नीचे अगर आप देखेंगे तो इंडियन ओशियन यहाँ पे लाई करता है, और इसके अलावा आर्कटिक सी ऊपर की तरफ लाई करता है। तो ये आज की प्रेजेंट सिचुएशन है अर्थ की, और इसे समझने के लिए हमें इंडोजेनिक फोर्सेस, एक्सोजेनिक फोर्सेस, इसके अलावा जो अलग अलग तरीके के प्रोसेसेस रहे हैं अर्थ के जनरेशन के, उसे हमें समझने की ज़रूरत है, खास करके प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी को। तो आज के पहले पार्ट में हम इतनी बात करेंगे। अगले नेक्स्ट पार्ट में हम फिजिकल डिवीजन्स ऑफ इंडिया या फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया पे बात करेंगे, और वन बाय वन ग्रेट हिमालयाज़ की बात, ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन की बात, पेनिनसुला प्लेटू की बात, कोस्टल प्लेन्स, आइलैंड्स और डेजर्ट्स की बात हम अगले पार्ट में करेंगे। आज के लिए इतना ही। सभी को थैंक यू।